नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में हुए विवादित जमीन सौदे का विश्लेषण करेंगे। अयोध्या में जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उसी जमीन को ठीक उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और सवाल उठे कि 2 करोड़ रुपए की जमीन के लिए उसी दिन 9 गुना ज्यादा कीमत राम मंदिर ट्रस्ट ने क्यों दी। आपको उन 7 किरदारों के बारे में भी बताएंगे जो अयोध्या के इस जमीन सौदे से जुड़े हैं। उधर भारत अनलॉक तो हो गया है, लेकिन साथ ही साथ महंगाई भी अनलॉक हो गई है। तेल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और थोक महंगाई ने आज 12.94% का रिकॉर्ड बना लिया है। मूलभूत जरूरत का सामान, फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान सब महंगा हो गया है। ये महंगाई का चक्रव्यूह है जिसमें आम आदमी अभिमन्यु की तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और उसकी जेब पर जख्म हो रहे हैं। लेकिन जब मंत्री जी से तेल के दाम पर सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि योजनाओं के लिए पैसा यहीं से तो आता है। यानी मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो असल में मुफ्त नहीं है। महंगाई और मुफ्त योजनाओं की जुगलबंदी आपको जरूर समझनी चाहिए। गौतम अडानी की कुल संपत्ति सिर्फ एक खबर आने के बाद कुछ ही घंटों में 7.6 अरब डॉलर यानी 55,000 करोड़ रुपए कम हो गई। गौतम अडानी की कंपनियों के लिए आज काला सोमवार था। उनकी कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 25% तक की गिरावट आई, क्योंकि सेबी ने अडानी ग्रुप में 3 विदेशी कंपनियों के निवेश को फ्रीज कर दिया है और जांच शुरू हो गई है। इस पर अडानी ग्रुप ने सफाई दी है कि विदेशी फंड के अकाउंट फ्रीज करने की खबर गलत है और निवेशकों को भ्रमित करने वाली है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये देश के लाखों निवेशकों और आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। इसकी एफिकेसी यानी कि प्रभाव 90.4% है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का और ज्यादा खतरनाक रूप डेल्टा AY1 या डेल्टा प्लस सामने आया है। कोरोना मरीजों को तेजी से फायदा पहुंचाने वाली कई दवाएं इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती हैं। डेल्टा प्लस के 6 केस भारत में मिले हैं। दुनिया के तमाम देश इसे लेकर अलर्ट पर हैं। तो ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबरदार में सबसे पहले अयोध्या में उस जमीन सौदे की बात जिस पर पिछले 24 घंटे से बड़ा विवाद चल रहा है। बीजेपी और विपक्ष के बीच बड़ा टकराव हो रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जमीन सौदे में गड़बड़ी हुई है। कई गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी गई और ये जनता के दिए चंदे का दुरुपयोग है। बीजेपी ये पलटवार कर रही है कि जो लोग राम मंदिर से चिढ़ते हैं वही ऐसे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जमीन के सौदे में कहीं कुछ भी गलत नहीं किया गया। यह पूरा मामला अयोध्या में उस जमीन से जुड़ा है जिसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी साल 18 मार्च को 18.5 करोड़ रुपए का अग्रीमेंट किया था और इसमें करीब 17 करोड़ रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया गया था। बाकी की रकम स्टैंप ड्यूटी के तौर पर की गई थी। लेकिन सवाल इसलिए उठे क्योंकि जिन 2 लोगों से राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी, उन्हीं लोगों ने यही जमीन ठीक इसी दिन यानी कि 18 मार्च को ही 10 मिनट पहले सिर्फ 2 करोड़ में खरीदी थी। यानी कहां 2 करोड़ रुपए और कहां 18.5 करोड़ रुपए। 10 मिनट में कैसे किसी जमीन के दाम 9 गुना बढ़ गए और कैसे एक ही दिन में हुई दोनों डील के गवाह भी एक ही थे। ये सवाल लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। हमने इस पूरे मामले की अयोध्या में पड़ताल की है। उन लोगों तक हम पहुंचे हैं जो इस विवादित जमीन सौदे के किरदार हैं। कुसुम पाठक, हरीश पाठक, सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, ऋषिकेश उपाध्याय, अनिल मिश्र और चंपत राय। ये वो 7 नाम हैं, ये वो 7 किरदार हैं
जो अयोध्या के उस जमीन सौदे से जुड़े हैं जो जमीन सौदा राम मंदिर के नाम पर हुआ और जो अब बहुत बड़े विवाद में घिर गया है। विवाद इसलिए कि अयोध्या में जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, उसी जमीन को ठीक उसी दिन राम मंदिर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इससे सवाल ये उठा कि आखिर जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, उसी जमीन के लिए ठीक उसी दिन 9 गुना ज्यादा कीमत राम मंदिर ट्रस्ट ने क्यों दे दी? मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट आरोपों से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है? अयोध्या में ये कौन सी जमीन है जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 9 गुना ज्यादा कीमत दे दी गई? ये जानना बहुत जरूरी है। यही वो जमीन है जिस पर इतना हंगामा बरपा है। दरअसल ये जमीन कुसुम पाठक के नाम पर थी और जिसे रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम से अग्रीमेंट कुछ साल पहले किया गया था। और उसी जमीन को अब न सिर्फ उसका रजिस्ट्री कराई गई, बल्कि इसी जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फिलहाल उसका अग्रीमेंट करा लिया है और 18.5 करोड़ रुपए में इसका अग्रीमेंट हुआ है। और इसे ही लेकर पूरा का पूरा विवाद है कि 2 करोड़ रुपए में जो जमीन रजिस्ट्री कराई गई, महज कुछ मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में कैसे उसका अग्रीमेंट हुआ। यह अयोध्या में 12,080 वर्ग मीटर जमीन है जो बाग बिजैसी मोहल्ले में है। ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम थी, जिनसे इसी साल 18 मार्च को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ये जमीन खरीदी थी। ठीक उसी दिन यानी 18 मार्च को राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से महासचिव चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से यही जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली। ये डील एक ही दिन और 10 मिनट के अंतर पर हुई और दोनों डील में 2 कॉमन गवाह थे। एक अनिल मिश्र जो मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं। अब इसी से बड़े आरोप लग गए कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर किए गए जमीन के इस सौदे में गड़बड़ हुई है और मंदिर ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। जो दस्तावेज सामने आए उससे सवाल उठे कि जिस जमीन की कीमत 5 करोड़ 80 लाख थी, उसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ में यानी कम कीमत में क्यों खरीदी? और फिर कम कीमत में जमीन खरीदकर इसे सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए यानी 9 गुना कीमत पर कैसे बेच दी? इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये भी है कि एक ही दिन हुई इन दोनों डील में एक ही गवाह क्यों थे? एक अनिल मिश्र और दूसरे ऋषिकेश उपाध्याय। ट्रस्ट ने बताया वर्षों पुराना अनुबंध है, तो क्लियर होगा, आपको पेपर भी मिलेंगे, ट्रस्ट क्लियर करेगा। अभी बैठकें चल रही हैं। मैं तो केवल विटनेस हूं और सभी जगहों विटनेस हूं, जो भी मंदिर होते हैं उनमें मेरे नाते में विटनेस रहता हूं। तो ट्रस्ट के भी तो अनिल मिश्रा भी विटनेस है उसमें। तो ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी विटनेस नहीं कर सकता क्या? तो ट्रस्टी 2 प्राइवेट पार्टी के बीच क्यों विटनेस करेगा? कि मैं जो विटनेस होता है कि यह पैसा इनको दिया गया, हम इस चीज का विटनेस करते हैं। मैं बता रहा हूं ट्रस्ट क्लियर करेगा। आपको लगता है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है? कोई दशमलव की गड़बड़ी नहीं है, केवल राजनीति से प्रेरित है। लेकिन कंफ्यूजन तो हुआ, भ्रम फैलाया गया है, भ्रम दूर हो जाएगा। अयोध्या के मेयर अपनी सफाई दे रहे हैं और हर आरोप से इनकार कर रहे हैं। लैंड डील के दूसरे गवाह अनिल मिश्र अब तक सामने नहीं आए। जिस सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने मंदिर ट्रस्ट को 9 गुना ज्यादा दाम में जमीन बेची, उनके पते तक हम पहुंचे, लेकिन वो भी गायब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच तहती गांव में एक आलीशान बंगला, एक आलीशान घर आप देख पा रहे हैं।
ऐसा लगता है देख के कि काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में इसको बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पूरा घर ये बना हुआ है सुल्तान अंसारी का। हालांकि आज तक ने जो है बातचीत करने की कोशिश करी है तो सुल्तान अंसारी सुबह से आज यहाँ पर नहीं है, सुबह से गायब हैं। पर जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो घर दिखा रहा हूँ, वो बताता है कि कितने बड़े यहाँ के डीलर रहे हैं, व्यापारी उनको बोला जाता है। बेसिकली आप घर की तस्वीरें लगातार देख पा रहे हैं आज तक पर। काफ़ी नया न्यूली बिल्ड घर नज़र आता है। ऊपर टेरेस भी आप देख पाएंगे यहाँ पर और छत भी पड़ी हुई है। दरवाजे आपको देखेंगे नए हैं, कूलर नया लगा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी तुरंत हुआ है। ये सब संदेह बढ़ाने वाली बातें हैं और इस जमीन सौदे से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर गंभीर सवाल उठ गए कि क्या ट्रस्ट के पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। इस जमीन सौदे के बारे में जब से पता चला है, जब से इसके दस्तावेज सामने आए हैं, तब से ये सवाल भी उठा है कि राम मंदिर ट्रस्ट को चंदे में जो रकम आ रही है, क्या उसका मनमाना इस्तेमाल हो रहा है? क्या उसमें कोई रोक टोक नहीं है? क्या उसे कोई देखने वाला नहीं है कि इस रकम का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक इस साल 31 मार्च तक ट्रस्ट का बैंक में डिपॉजिट करीब 3,200 करोड़ रुपए था। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए 10 रुपए का चंदा दिया था और करीब 4 करोड़ लोगों ने 100 रुपए का चंदा दिया था। बाकी लोगों ने 1,000 रुपए या उससे ज्यादा चंदा दिया। ट्रस्ट को करीब 80 करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से मिले और करीब 60 लाख रुपए का चंदा उन तीर्थ यात्रियों ने दिया जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जन्मभूमि आए हुए थे। इसी बात को विपक्ष ने पकड़ा है कि अगर राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट अयोध्या में जमीन का महंगा सौदा कर रहा है तो ये करोड़ लोगों के उस पैसे का दुरुपयोग है, उस भावना का अपमान है जो वर्षों से राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने क्या सफाई दी है? विपक्ष के हमलों के बाद बीजेपी इस जमीन सौदे का कैसे बचाव कर रही है, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन एक ही दिन में और 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई? ये सवाल विपक्ष तब से पूछ रहा है जब से राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन सौदे के दस्तावेज सामने आए। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। उसी सुल्तान अंसारी से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दस्तावेज दिखाकर सवाल उठाए तो राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय के लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि इन आरोपों का क्या जवाब दिया जाए, जिनके नाम पर ट्रस्ट ने 9 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। ये कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन आरोप गंभीर थे, तो राम मंदिर ट्रस्ट को बयान जारी करना पड़ा और इन सवालों पर सफाई देनी पड़ी कि जमीन क्यों महंगी खरीदी गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर निर्माण के दौरान ट्रस्ट अयोध्या में आसपास की कई जमीनें खरीद रहा है। ये यात्रियों के आने जाने की सुविधा और मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अयोध्या में ट्रस्ट के सभी जमीन सौदे आपसी सहमति के आधार पर हो रहे हैं। कोई भी जमीन सौदा किया जाता है
तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। जब से अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए अयोध्या में जमीन के दाम बढ़ गए। राम मंदिर ट्रस्ट ने अब तक जितनी भी जमीन खरीदी है वो मार्केट कीमत से कम में ही खरीदी है। जिस जमीन सौदे की बात की गई उसका पहले ही अनुबंध हो चुका था, इसलिए जो राजनीतिक लोग इस पर विवाद कर रहे हैं वो भ्रामक है और ये विवाद राम मंदिर के प्रति राजनीतिक विद्वेष से ही प्रेरित है। कोई इसके अंदर कैश का लेन देन नहीं हुआ, ये दोनों इकट्ठे रजिस्टर हुए, पर ये 2 करोड़ जो है ये भाव कुछ साल पहले एग्रीमेंट के सेल के समय का है और 18.5 करोड़ ये सेल आज की हुई है, इसलिए आज का बाजार भाव है। इतनी स्पष्ट बात को पूरे फैक्ट्स ना देते हुए एक जगलरी से घुमाया गया है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है, हाँ। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग लो, और जब डेफामेशन का मुकदमा हो और मुकदमा आगे बढ़ रहा हो तब माफी मांग के पिंड छोड़ा लो। हमने ट्रस्ट को राय दी है कि डिफेमेशन का केस करना चाहिए और फिर माफी मांग करके बीच में रुकना नहीं चाहिए, इसको परिणति तक ले जाना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की हरकतें बंद हो जाएं। यही बात बीजेपी भी कहने लगी कि जो लोग राम मंदिर का निर्माण होते नहीं देखना चाहते, वही लोग अब ऐसे विवाद उठाकर अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विवादित जमीन सौदे के बचाव में बीजेपी 3 बातें कह रही है। पहली बात ये कि ये राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की साजिश है। दूसरी बात ये कि अयोध्या में जमीन के दाम पहले ही बहुत बढ़ गए हैं। तीसरी बात ये कि जिस सौदे पर विवाद किया जा रहा है उसका अनुबंध 2011 में ही हो गया था। ये कहानी 10 मिनट की नहीं, ये कहानी 10 वर्षों की है। डेट है 4/3/2011 का। ये पहला एग्रीमेंट टू सेल है। चूंकि एग्रीमेंट ऑनर नहीं हुआ तो हर 3 साल में इसको रिपीट करना पड़ता है। तो दूसरा एग्रीमेंट टू सेल ये आप देख सकते हैं, ये इसका डेट है 4/3/2014 का एग्रीमेंट है। और तीसरा जिसके विषय में अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये 2019 का एग्रीमेंट है और जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहां देख सकते हैं 2 करोड़ रुपए लिखा हुआ है 2019 में। और ये एग्रीमेंट जो है ये आप देख सकते हैं 7/9/2019 सितंबर के माह में हुआ है। बीजेपी ने जमीन सौदे के बचाव में ये कहा है कि ये जमीन पहले विवादित थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास थी, इस पर केस चल रहा था। लेकिन जब 2020 में वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि जमीन उनकी नहीं है, तो फिर ट्रस्ट ने तुरंत ये तय किया कि ये जमीन लेनी है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन से जुड़ी वो जमीन है जो आने वाले दिनों में राम मंदिर की भव्यता और विस्तार के लिए बहुत जरूरी है। भव्य राम मंदिर बन रहा है तो न्यास को भी इच्छा थी कि इस जमीन का सदुपयोग किया जाए। स्वाभाविक रूप से चूंकि कुसुम जी और हरीश जी पाठक परिवार जो है उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पहले से किया हुआ है, 2 करोड़ उस समय के मार्केट रेट में किया हुआ है। और चूंकि अंसारी जी के पास अभी तक जमीन आया नहीं है, तीनों को बैठा के बातचीत हुई। बातचीत से यह कंक्लूड किया गया कि जब तक जमीन कुसुम जी को उनके रेट में नहीं दिया जाता है और अंसारी जी से हम नहीं खरीदते हैं, तब तक नहीं हो सकता। बीजेपी का तो यह दावा है कि ट्रस्ट ने जमीन महंगी नहीं बल्कि सस्ते में खरीदी है, क्योंकि अगर यही जमीन सरकार अधिग्रहित करती तो 24 से 25 करोड़ रुपए देने पड़ते, लेकिन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ही डील कर डाली। लखनऊ में संतोष के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं। पशुपति पारस को एलजेपी का संसदीय दल का नया नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें, इस पर मुहर भी लगा दी गई है। अब एलजेपी संसदीय दल के नेता बने हैं पशुपति पारस। लोकसभा स्पीकर ने एलजेपी के सांसदों की मांग मान ली है। दरअसल पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता बनाया जाए, इसके लिए बाकायदा खत लिखा गया था स्पीकर को, और तमाम नियमों को देखने के बाद अब लोकसभा स्पीकर ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और इस तरह से अब चिराग पासवान नहीं बल्कि पशुपति पारस होंगे एलजेपी के नए संसदीय दल के नेता। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए, कोरोना के संकट के बीच देश में महंगाई भी नए नए कीर्तिमान बना रही है। मई के महीने में थोक मूल्य पर आधारित महंगाई
12.94% की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। जून में अब तक 8 बार दाम बढ़े हैं। इस बारे में जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया तो वो सरकार की मुफ्त योजनाओं को गिनाने लगे और कहने लगे कि जब इतनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं तो फिर तेल की कीमत कैसे कम होगी। यानी आपकी जेब से ही आपकी मेहनत की कमाई का लीकेज हो रहा है और उसी से मुफ्त योजनाएं पेश की जा रही हैं। पेट्रोल पंप की तरफ तेल भराने के लिए जाने वाले लोगों को आजकल गुस्सा आता है। घरेलू बजट की चिंता होती है और खुद को ठगा हुआ भी महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेब ही काटी। निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी का यही हाल है। तेल की कीमतें लगातार होने वाला टॉर्चर बन चुकी हैं। सर हम इतने परेशान हो गए और हम दूसरी बात मजदूर है, 350 रुपये मिलते हैं। अगर 100 का पेट्रोल डला के काम पे जाएंगे तो 250 रुपये में 20 बच्चों को पाल लेंगे क्या? अब इसके साथ तो क्या कर सकते हैं? जो कमाते हैं वो तो इसमें दे देते हैं, उसके बाद फिर घर जाते हैं तो घर वाले अलग बात सुनते हैं। अब क्या बोले? तेल पर राजनीति नई नहीं है, लेकिन जब जब होती है विपक्ष का पलड़ा भारी रहता है। फिर चाहे विपक्ष में कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस ने 3 दिन पहले पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया तो उसकी सहयोगी शिवसेना ने कल 1 रुपए में लोगों को पेट्रोल दिलवाया। पेट्रोल पंप के बाहर सैकड़ों लोग कतार लगाकर खड़े हो गए। उधर जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तेल की कीमतों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने शुद्ध राजनीतिक जवाब दिया। राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। बात निकली तो दूर तक गई। सवाल मध्य प्रदेश पर भी उठे जहां बीजेपी की सरकार है और तेल 100 रुपए है। गुजरात की बात भी उठी जहां तेल 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। यूपी, कर्नाटक, हरियाणा, जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वहां भी तेल सेंचुरी बनाने पर आमादा है। पेट्रोलियम मंत्री को लोगों के दर्द का पूरा आभास था, इसलिए उन्होंने ये भी समझाया कि तेल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं। आप भी सुनिए। ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा 1 साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। समझ गए आप? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकार एक हाथ से दे रही है और दोनों हाथ से बटोर रही है। वैक्सीन मुफ्त नहीं है, तेल से दाम निकाला जा रहा है। गरीब खाद्यान्न योजना में 1 लाख करोड़ की भरपाई भी तेल से ही हो रही है। किसानों को बैंक में सीधे दिए जाने वाले पैसे का जुगाड़ भी तेल से ही हो रहा है। यानी कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर सरकार को पेट्रोल डीजल वाली कमाई से बड़ी राहत मिल रही है। ये कमाई का पेट्रोल डीजल मॉडल है जो फिलहाल जनता को छोड़कर सबको रास आ रहा है। यहां तेल से सरकार की कमाई का गणित भी समझिए। साल 2021 के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 77% की बढ़त दर्ज की गई। साल 2020-21 में पेट्रोल डीजल से 3.9 लाख करोड़ के टैक्स वसूले, जो पिछले साल 2019-20 में 2.2 लाख करोड़ था। अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है? दूसरा सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए? लेकिन तेल की कीमतों का असर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी जरूरी चीजों पर पड़ता है। यही वजह है कि महंगे ईंधन ने जरूरत की दूसरी चीजों के दामों में आग लगा दी।
थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में 12.94% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल में ये 10.49% पर थी। मई में ईंधन और बिजली की महंगाई दर बढ़कर 37.61% हो गई, जो अप्रैल में 20.94% थी। मैन्युफैक्चर्ड सामानों की महंगाई दर मई में 10.83% रही, जो उससे पिछले महीने 9.01% थी। मूलभूत जरूरत के सामान भी महंगे हो गए हैं। मई में इनकी महंगाई दर 10% पर पहुंच गई, जो अप्रैल में 8.3 पर थी। आम आदमी से ज्यादा टैक्स लेने की बजाय सरकार को चाहिए कि इसके लिए या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाए, या सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या सरकार इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज करे। आज की तारीख में सरकार को इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि राशन, वैक्सीन और वेलफेयर स्कीमों का खर्चा सरकार उठा सके। खाद्य पदार्थों की महंगाई मई में मामूली रूप से कम होकर 4.31% पर आ गई। हालांकि इस दौरान प्याज महंगा हुआ। मई में प्याज 23.24% के उछाल पर है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महंगे खाद्य तेल हुए हैं। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के मुताबिक सोयाबीन तेल 11 महीनों में 87%, रिफाइंड सोया तेल 72%, सरसों तेल 66%, चना 26%, सूखा धनिया 14% तक महंगा हो चुका है। यानी महंगाई से हाल बेहाल हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है, और अब जब तेल सेंचुरी लगा रहा है तो ऐसे में महंगाई बढ़ना तय है। देश को जैसे ही कोरोना से राहत मिलेगी तो तुरंत ही मंदी, बेरोजगारी, घटती कमाई के बीच महंगाई को काबू करना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेल डीजल की कीमतों से जुड़ी होती हैं, लेकिन एक तरफ मोदी सरकार की नीतियों में इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी कि महंगाई को एक सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने तेल की कीमतों को अपनी कमाई का बड़ा जरिया बना लिया। और कोरोना संकट के समय में भी सरकार तेल से पैसा कमाने से नहीं चूकी। बंगाल चुनाव के दौरान कुछ समय के लिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन 2 मई को चुनावी नतीजा आने के 2 दिन के बाद से ही यानी 4 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम 24 बार बढ़े। 4 मई से पेट्रोल 5 रुपए 86 पैसा और डीजल 6 रुपए 55 पैसे महंगा हुआ। अब जरा पेट्रोल और डीजल पर सरकारों की कमाई का अर्थशास्त्र समझते हैं। 1 जून को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आम आदमी के लिए 94 रुपए 49 पैसे थी। इसमें बेस कीमत 35 रुपए 63 पैसे यानी 38%। लेकिन केंद्र की कमाई यानी एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई 32 रुपए 90 पैसे यानी तकरीबन 35%, और राज्य की कमाई यानी वैट से होने वाली कमाई 21 रुपए 81 पैसे यानी करीब 23% थी। 1 जून को दिल्ली में डीजल पर आने वाले बिल को भी देख लेते हैं। डीजल की बेस कीमत 38 रुपए 16 पैसे यानी कुल 85 रुपए 38 पैसे का करीब 40%। केंद्र की कमाई यानी एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए 80 पैसे यानी करीब 34%। डीलर का कमीशन 2 रुपए 59 पैसे यानी करीब 3%, और राज्य की कमाई 12.5 रुपए यानी 13% थी। तेल की कीमतों पर बहस जब भी होती है तब केंद्र पर सवाल उठता है। मार्च 2014 में पेट्रोल पर पड़ने वाली एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए 38 पैसे से बढ़कर 1 जून को 32 रुपए 90 पैसे तक हो गई, यानी करीब 200% का इजाफा। जबकि डीजल पर मार्च 2014 में पड़ने वाले एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए 58 पैसे से बढ़कर 1 जून को 31 रुपए 80 पैसे तक हो गई, यानी 600% का इजाफा। साल 2020-21 में यानी कोरोना के संकट काल में भी सरकार ने 3,90,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं। ये कमाई पिछले साल के मुकाबले 77% अधिक है। और अब आपको बताते हैं कि सिर्फ कुछ ही घंटों में गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति 55,000 करोड़ रुपए से कम हो गई। गौतम अडानी की कंपनियों के लिए आज काला सोमवार था। इसकी वजह क्या है? वो कौन सी 3 कंपनियां हैं जिनके निवेश पर अब सेबी की नजर है? ये आपको पता होना चाहिए।
इन खबरों और शेयरों में गिरावट के बीच अडानी ग्रुप ने सफाई दी है और कहा है कि विदेशी कंपनियों के निवेश को फ्रीज करने की बात गलत और पूरी तरह से, और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 9.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले अडानी ग्रुप के शेयर्स में आज 1 लाख करोड़ तक की गिरावट आई, क्योंकि ये खबर आई कि शेयर डिपॉजिटरी NSDL ने ऐसे 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं जिन्होंने अपने फंड के 93 से 98% तक का हिस्सा अडानी ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया। डिपॉजिटरी की वेबसाइट के अनुसार ये अकाउंट 31 मई को या उससे पहले ही फ्रीज कर दिए गए हैं। ये तीनों फंड मॉरिशस के हैं और सेबी में इन्हें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में रजिस्टर किया गया है। हालांकि NSDL ने अभी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है कि अडानी ग्रुप से जुड़े विदेशी निवेशकों के अकाउंट फ्रीज करने की क्या वजह है। इस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है। इसके बाद अडानी ग्रुप ने प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी। कहा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ने इन फंड्स के डीमेट खातों के स्टेटस के संबंध में 14 जून 2021 को एक लिखित कंफर्मेशन दिया है और स्पष्ट किया है कि इन फंड्स ने जिन डीमेट खातों में कंपनी के शेयर होल्ड किए हैं वो फ्रीज नहीं हुए हैं। अडानी ग्रुप के इस बयान के बाद बाजार कुछ संभला और गौतम अडानी को भी रिकवरी का लाभ हुआ। उनकी नेटवर्थ जो दिन की शुरुआत में 55,000 करोड़ रुपए कम हो गई थी, वो दिन खत्म होते होते 29,000 करोड़ रुपए के घाटे तक पहुंच गए। फिलहाल इस मामले की जांच पर सबकी नजर है। राजीव दुबे के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ खबरदार में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज।